हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि स्क्रीन पे टॉपिक लिखा हुआ है, आप तो समझ गए होंगे कि आज मैं आपके इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाले हूँ नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। और अब तक मैं अपने वीडियो पे साइकोलॉजी का डिफिनीशन एंड ओवरव्यू, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग एंड डेफिनेशन और नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसके लिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इन वीडियोस को देखिए। और एजुकेशनल साइकोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, अगर ये आपके सिलेबस में है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड बीटीसी वगैरह कर रहे हैं, जो भी टीचिंग कोर्सेज़ है, तो आपको ये जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिए, जिससे भी कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द एजुकेटर्स एंड लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसके प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसको बताया है कि जितने भी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, थियरीज़ हैं, अगर उसका हम इम्प्लीमेंटेशन अगर एजुकेशनल फील्ड में करते हैं, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में करते हैं, तो उसको एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और बाकी डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनेशन को भी मैंने वीडियोज़ में बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्स उन कोर्स का यूज़ करते हैं, या आप एक कह सकते हैं कि जो ऑथर ने अपने कथन में कहा है जो चीज़ों को, अगर उसका आप इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं तो दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। तो ये क्या है कि जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो एजुकेटर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी नीड क्यों पड़ी, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं सबसे पहले, और फिर वन बाय वन करके हम इनको इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इस तरह का जो ये डायग्राम है, आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ पे नीड करके आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। आपको जैसे भी सूटेबल लगे उस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, और उसके बाद वन बाय वन करके हेडिंग डाल करके इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके 500 वर्ड में आता है, अगर ये क्वेश्चन आपको 100 वर्ड में आता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपके पास अचानक से आप लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, आपके पास टाइम बहुत कम है, तुरंत नीड नहीं याद आ रही है, तो आप यू विल स्किप टू अनदर क्वेश्चन एंड आप 1-1.5 पेज छोड़ देते हैं। बट लास्ट मिनट में कभी कभी क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो उस केस में एक्सप्लेन करने की बजाय अगर आप सिंपल नीड 2 लाइन लिख करके, अगर बहुत कम टाइम का यूज़ करके अगर इस तरह का डायग्राम ही आप सिर्फ बना देते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं करते, तो भी जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि यू हैव पुट ऑल द पॉइंट्स वेरी वेल इन फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड इट इज़ वेरी क्लियर ऑल्सो। तो एक ये बात है, अगर 500 वर्ड में आता है तो आप डायग्राम बनाएं और साथ में उसको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे आप जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, अभी सेम पॉइंट मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर मैं फिर से इसको पढ़ना शुरू करूँगी। तो आप इसको डायग्राम को देख के समझ लीजिए कि किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, किस तरह से आपको इसको लिखना है। और ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितने वर्ड के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको, अदरवाइज 100 वर्ड का अगर क्वेश्चन है, आप डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे, आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो आपके जो आगे जो 500 वर्ड के क्वेश्चन है, जो 250 वर्ड के क्वेश्चन है, वो आपके स्किप हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो ये डायग्राम की बात होगी। अब चलिए यहाँ पे वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू नो द लर्नर। अनलेस द टीचर हैज़ सेम नॉलेज ऑफ द पोटेंशियलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, ही कांट गो अहेड विद हिज टास्क। एजुकेशनल साइकोलॉजी इक्विप द टीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द चाइल्ड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वे। देखिए, अब हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, हम क्लास में जाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब तक हमें बच्चे की पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, पोटेंशियल मतलब कि अगर कोई छात्र बहुत एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, उसका बहुत IQ बहुत लेवल अच्छा है, तो हम उसको किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। एक बच्चा जो है जिसकी लो IQ, उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो हम जिस छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं, हमें उस छात्र की साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें क्या है कि जो डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब देखिए, एक टीचर को क्या जानना ज़रूरी है, जो प्यूपिल है, जो चाइल्ड है, उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड अदर रिक्वायर्ड एंड इनेट कैपेसिटी एंड एबिलिटी।
पॉइंट नंबर 2 में दिया है द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लिंक विद हिज सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एस्थेटिक नीड्स। ठीक है, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसको एक असाइनमेंट मिला था, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्यूपिल। ठीक है, तो उसमें आपको यही लिखना है कि जितने भी स्टेजेस हैं, जो डेवलपमेंट के स्टेजेज हैं, जैसे उसमें आ गया इन्फेंसी है, उसके बाद आपका आ गया अर्ली चाइल्डहुड है, उसके बाद आपका आ गया लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं जो भी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में आपको ये देखना है कि हर स्टेज में जो बच्चा है, जो चाइल्ड, उसकी सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और एस्थेटिक नीड्स क्या है। तो ये क्या करता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक शिक्षक को हेल्प करता है उन सारी चीज़ों को समझने में। सी देखिए, हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब कि बच्चे का लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है। हिज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर, उसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या है। हिज मोटिवेशनल बिहेवियर क्या है प्यूपिल का। द एस्पेक्ट ऑफ हिज ग्रुप बिहेवियर क्या है। हिज कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ायर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज मेंटल हेल्थ। इसमें एक और चीज़ है कि जो स्टूडेंट है, जिस पीपल को पढ़ाने जा रहे हैं, उसके अंदर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिज़ायर्स है, मेंटल हेल्थ उस स्टूडेंट का कैसा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें समझने में एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी काफ़ी हेल्प करता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, टू सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। After knowing the child when the stage is ready for educating the child, the following questions come in the way। जब हम बच्चे को जानना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, उसके बाद हम बच्चे को समझ लेते हैं कि इसका मेंटल लेवल वगैरह क्या है। जो पॉइंट नंबर 1 में चीज़ें डिस्कस की हैं, वो एक टीचर, जब शिक्षक समझ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हेन द स्टेज इज़ रेडी फॉर एजुकेटिंग द चाइल्ड। उसके बाद कई तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं एक शिक्षक के कि व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लर्निंग मटेरियल्स आर टू बी प्रोवाइडेड। तो किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब वही है कि हम वो सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, जो बुक्स है, जो आपका सिलेबस है, उसकी बात करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। तो किस तरह के हमें सब्जेक्ट मटेरियल उसको प्रोवाइड करना चाहिए, हाउ शुड बी ऑर्गेनाइज और ग्रेड द मटेरियल, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये मटेरियल है, इसको क्लास 3 का बच्चा पढ़ेगा, ये क्लास 2 का बच्चा पढ़ेगा, या ये मटेरियल है, ये तो हायर क्लासेस के लिए मटेरियल बना है। ऐसा नहीं है कि हायर क्लासेस के जो सिलेबस है हम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इसलिए बच्चों की जो साइकोलॉजी समझने के हिसाब से ही हम बच्चों को उस तरह से सिलेबस, उस तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगर जैसे क्लास 1 to 5 की बात, अगर 1 to 5 की बात है, तो काफ़ी सारे पिक्चर के फॉर्म में, स्टोरीज़ के फॉर्म में, क्योंकि उस एज में बच्चा स्टोरीज़ के फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो किस तरह के मटेरियल्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ पे टीचर को हेल्प करता है। टू आंसर दिस टाइप क्वेश्चंस विच बिलोंग टू द एरिया ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, वन नीड्स द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर एट ईच स्टेज। अगेन यहाँ पर वही बात है, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि किस तरह का मटेरियल चाहिए, किस तरह के बच्चों को किस तरह का सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि एज वाइज हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। करिकुलम में टोटलिटी जो भी हम जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में है, चलो एग्जांपल लेते हैं, जो एक छोटा सा स्कूल है, हम स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है, जिसमें आप लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, आप लेक्चर मेथड, आप लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी कई सारे मेथड हैं, सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो ये सब मेथड्स का आप यूज़ करके आप पढ़ाते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो भी बच्चा पढ़ता है, वो सब कुछ करिकुलम में आएगी। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये भी हमें समझने में मदद करता है। वन नीड्स द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर एट ईच स्टेजेस। ये भी देखिए पॉइंट 1 से रिलेटेड है कि अगर हमें बच्चों को किस तरह का सब्जेक्ट मैटर देना है, तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बच्चे की फ़ीचर्स क्या हैं, कितना उसका सोशल डेवलपमेंट है, कितना मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका नेचर क्या है, लॉज ऑफ लर्निंग विच कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 है, टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट। देखिए ये स्टेप वाइज में है, आप जो नेचर यहाँ लिखा हुआ है एकदम स्टेप वाइज में है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में हमने लर्नर को जाना, दूसरे स्टेज में लर्निंग एक्सपीरियंस में आपका जो मटीरियल आ गया है उसको हमने जाना, जो नेक्स्ट, अब उसके बाद थर्ड स्टेज में आते हैं, आफ्टर डिसाइडिंग
about the learner and the learning material. The next problem, how to teach or learn, किस तरह से हमें पढ़ाना है, ठीक है, is also solved with the help of educational psychology. अब हमें किस तरह से पढ़ाना है, अब बच्चे को हम जान गए, उसके बाद हम लर्निंग मटेरियल क्या है वो है, अब हमको पढ़ाना कैसे है, किस तरह से पढ़ाना है वो इस पॉइंट में आएगा. एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सजेस्ट द मीन्स फॉर इफेक्टिव एंड इंड्यूरिंग लर्निंग. एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है कि जो लर्निंग प्रोसेस क्या है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है ये, और उसके बाद ये इफेक्टिव और इंड्यूरिंग लर्निंग के लिए क्या क्या मेथड्स का यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे बताता है. इट रिवील्स हाउ टू मेंटेन इंटरेस्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, किस तरह से लर्निंग प्रोसेस हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से इंटरेस्ट ना लूज़ करे बच्चा, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए. इन दिस वे इट एक्वेंट्स द टीचर विद द वे ऑफ मेकिंग द पीपल लर्न एंड दस गिव बर्थ टू द सूटेबल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग. तो आप क्या है कि किस तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस के टीचर हैं, आप बच्चों को जा रहे हैं साइंस पढ़ाने के लिए, तो लेक्चर मेथड इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि साइंस क्या एक्सपेरिमेंट बेसिस है. साइंस में क्या आप लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड करते हैं, जिसमें आप बताते हैं करके सीखना. तो इस तरह के काफ़ी सारे इसमें मेथड हैं. लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है. बहुत सारे मेथड्स आपको बीएड में आपको पढ़ने को मिलेंगे, और ये सारे मेथड आप रिसर्च बेस्ड हैं. ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ना है, ये रिसर्च बेस्ड है. एंड यू हैव टू एज अ टीचर आफ्टर डूइंग बीएड व्हेन यू इंटर इन टू द टीचिंग फील्ड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज मेथड्स, राइट. तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग के लिए बात करते हैं. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट नॉट अ सिंगल मेथड और टेक्निक इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्नर. अब जैसे अभी मैंने जितने भी मेथड्स बताए हैं, और भी मेथड्स हैं, 7-8 मेथड्स हैं, तो अब हर तरह के लर्नर के लिए आप अलग अलग मेथड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है. यूज़ करेंगे नहीं, यूज़ कर सकते हैं. अ टीचर शुड सेलेक्ट अ प्रॉपर डिवाइस और मेथड अकॉर्डिंग टू द लर्निंग सिचुएशन. लर्निंग सिचुएशन के हिसाब से टीचर को प्रॉपर डिवाइस मेथड डिवाइस दोनों एक ही है, प्रॉपर डिवाइस और मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे डिवाइसेस में आपका आ जाएगा टीचिंग जो एड्स हैं वो भी आप किस तरह से यूज़ करते हैं. ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, आप बुक है, आप किसी भी चीज़ का एड का यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं. To arrange learning situations or environment. Midway between the learner and the teacher in the educational process are the learning situation और environment. अब आपके एजुकेशनल प्रोसेस में जो टीचर है और लर्नर है, इन दोनों के बीच में क्या है, आपका लर्निंग इन्वायरमेंट है. Must depend upon the appropriateness of this midway element. The knowledge, ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है जो आपका लर्निंग इन्वायरमेंट है. The knowledge of educational psychology equip the teacher for taking care of the desirable learning situations or environment where we should have learning, individual learning or self-study, where the group learning or project work is suggested by educational psychology. इसमें क्या कहता है, जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है वो टीचर को ये बताता है कि किस तरह से हमें डिज़ायरेबल लर्निंग इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है, जिससे कि इंडिविजुअल लर्निंग का मतलब हो गया सेल्फ स्टडी. अगर ग्रुप लर्निंग है और प्रोजेक्ट लर्निंग है तो इन दोनों में ये हेल्प करता है. तो इस तरह के इन्वायरमेंट टीचर को ही क्रिएट करना होगा, और किस तरह से क्रिएट करना है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है. द नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक एंड ग्रुप बिहेवियर गिव्स द, ग्रुप डायनेमिक भी आपके सिलेबस में आई थिंक है. द नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर gives the necessary hour for teaching or learning in the group. In other words, the study of the impact of learning environment, including equipped facility and aid material on the teaching learning process, equips the teacher for taking care of the appropriate learning situation or environment. अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीचिंग एड्स की बात की गई है, तो उसमें क्या है कि जो टीचिंग एड्स है वो काफ़ी हेल्प करता है आपके एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है. आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, चॉक है, डस्टर है, आप किसी बुक का यूज़ कर सकते हैं, मैच स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी आप मॉडल बना सकते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं. सॉरी फॉर दिस मच ट्रबल, नॉइज़ बैकग्राउंड से काफ़ी आ रही है.
या आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है 5 है, टू एक्वेंट हिम विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक टीचर को किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मैकेनिज्म को एक्वेंट करने में हेल्प करता है। द नॉलेज ऑफ द रोल प्लेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टीचर। ही कैन वे देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड टेक अ बैलेंस डिसीजन फॉर द वर्क। तो नॉलेज एंड आपको जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है वो मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो हेरिडिटी है, जो भी हम चीज़ें अपने माता पिता से हम जीन्स के थ्रू हम पाते हैं, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। और जो इन्वायरमेंट है, जैसे आप घर का जो फैमिली में आप रह रहे हैं, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसके बाद स्कूल का इन्वायरमेंट है, उससे क्या कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें समझना भी एक एज टीचर को बहुत ज़रूरी है। और इससे वो अपने जो एक बैलेंस डिसीज़न ले सकता है कि किस तरह से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं नॉलेज एंड हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपको वहाँ पे कवर करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो पॉइंट नंबर आपका 6 है, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इसमें भी वही आएगा, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू हैव अ क्रिएटिव टाइप ऑफ डिसिप्लिन एज इट एक्वेंट्स हिम विद द नेचर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जिस तरह से बच्चे का नेचर है उस तरह के हिसाब से हम डिसिप्लिन को एक टीचर वो अप्लाई करेगा। है जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों को देखते हुए किस तरह का डिसिप्लिन हमें अपने क्लास में करना है, ये एक टीचर को हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी समझने में ऑन वन हैंड, and with art and techniques of teaching and learning on the other hand. Moreover, his knowledge of needs, drive, fatigue and motivational aspect of learner, and above all the knowledge of behavior pattern and personality characteristic of the children, all helps in the process of maintaining proper discipline. तो एक टीचर को प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, उसको जो टीचर हो उसको नीड्स, ड्राइव, फटीग और मोटिवेशनल एस्पेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे भी वही बात है कि एक टीचर को क्या हेल्प करता है, जो लर्नर है उसकी नीड की इन्फॉर्मेशन है, ड्राइव्स की इन्फॉर्मेशन है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट क्या है, और उसके बाद उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें जब एक टीचर जान जाता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता है अपनी क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आई थिंक जो पॉइंट नंबर 7 है, रेंडरिंग गाइडेंस सर्विसेज। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन रेंडरिंग गाइडेंस सर्विसेज टू द प्यूपिल। ही इज़ द पर्सन हु कैन नो द चाइल्ड बेटर इवन मोर देन देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम पे क्या होता है कि जब तक बच्चा घर में रहता है, उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तो वो काफ़ी टाइम स्कूल में भी अपना स्पेंड करता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्कूल में टीचर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, फिर घर पे जाके और अदर बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एक टीचर है वो एक टाइम पे पेरेंट्स से ज़्यादा जानकारी रखता है कि वो बच्चा कैसा है, क्या है, कितनी उसके में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये सब चीज़ों का। With the knowledge of educational psychology at his command, he is in the touch with the method of behavioral assessment and appraisal. He can better diagnose the ability, interest, aptitude of his pupil and consequently have an idea of direction and speed of their development. तो डेफिनेटली जब बच्चा ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है तो उससे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो कॉन्स्टेंटली टच में रहता है और उसको उसके बिहेवियर का असेसमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है उसकी एबिलिटी को, इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या है, डेवलपमेंट किस दिशा में जा रही है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट, किस तरह से विकास हो रहा है। इन दिस वे द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी द टीचर कैन शो द राइट डायरेक्शन टू हिज। तो जितनी भी सारी बातें हैं उसका सबसे ज़्यादा क्रक्स यही है कि एक जो शिक्षक है उसका क्या काम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी समझने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने जो बच्चों हैं उनको राइट डायरेक्शन, एक सही पाथ दिखा पाते हैं और जिससे उनका टोटल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प होती है। हेल्पिंग इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, पॉइंट नंबर 8 है आई थिंक।
वाइल प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द नीड फॉर इवेल्युएशन इज़ फेल्ट। जब तक एक टीचर इवेलुएट नहीं करेगा, जैसे हमने पढ़ाया किसी को, जब तक हम इवेलुएशन नहीं करेंगे हम उसमें अपनी कमियां खामियां नहीं समझ में आएंगी। आफ्टर गिविंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड द बिहेवियरल चेंजेस अकर्ड इन हिम आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन एंड ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ पोटेंशियल। जब तक हम इवेलुएट करते हैं, उसके बाद असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम रेमेडीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। In educational psychology as applied behavioral science, evaluation, measurement and appraisal find its place, which makes the teacher well equipped in the task of evaluation with proper professional skills। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे आपको इस सब कॉन्सेप्ट है जो मेजरमेंट है, इवेल्युएशन है, विद टाइम आप इसको पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि ये सब काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स है। इवेल्युएशन पूरा एक बड़ा टॉपिक है, मेजरमेंट बड़ा टॉपिक है। तो आप बेसिकली इस टॉपिक में आप ये समझ लीजिए कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर को अपने स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन और असेसमेंट करने में हेल्प करती है कि हमने पढ़ाया, उन्होंने कितना सीखा। एक बहुत शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ 2 पॉइंट और हैं, ये आई थिंक पॉइंट 9 है, पॉइंट नंबर 10 है। सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। देयर आर इन्यूमरेबल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम में। बैकवर्डनेस, ट्रेनिटी, बुलिंग, चीटिंग, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें जो एक टीचर को बहुत फेस करनी पड़ती है। हम भी टीचर बनेंगे, हमें भी फेस करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ भी बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन हैं, जिनमें जो किस तरह से क्यों ये चीज़ें करते हैं, एक उनकी साइकोलॉजी समझने में काफ़ी हेल्प करती है। ग्रुप की डायनेमिक्स समझने में, बहुत जगह ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं अलग अलग क्लास में, ग्रुप्स वो उसको किस तरह से हमें एक एज अ टीचर हमें उसको कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, नोइंग अबाउट हिमसेल्फ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो टीचर को भी खुद के बारे में जानने में हेल्प करती है। और हीज़ ओन बिहेवियर पैटर्न, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, लाइक्स डिसलाइक, मोटिवेशनल, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, और ये सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं अपने बारे में जब वो हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। हम रियल लाइफ सिचुएशंस में आते हैं, क्योंकि अभी तो हम बीएड कर रहे हैं, हम एक प्यूपिल टीचर हैं, अभी हम सीख रहे हैं किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना। और मतलब टीचर वो दूसरों को, जो लर्नर है उसको पढ़ाने के साथ साथ टीचर को अपने बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। He also learns the psychology of being a teacher and acquaint himself with the trait of successful teacher and characteristic of effective teaching। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्टिव टीचिंग और सक्सेसफुल टीचर। तो यहाँ पे आपको बीएड में ये भी देखने को मिलेगा कि जगह लिखा रहता है कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल टीचर। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ड्यूरिंग बीएड ये सब पढ़ते हैं। ऑल दिस नॉलेज हेल्प्स हिम इन ग्रोइंग एज अ सक्सेसफुल टीचर। तो अभी तक जितने भी पॉइंट हमें डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये एक टीचर को हेल्प करती है कि किस तरह से हम एक सक्सेसफुल टीचर हम बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एक्सप्लेन करते करते, बट प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचे। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है बट बेल आइकन प्रेस नहीं किया। उससे क्या होता है कि जो भी नई वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ, ऑल्दो मैं बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोज़ तो नहीं डाल पाती हूँ, उतना टाइम परमिट नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं उतना नहीं मिल पाता है। तो आप जब भी अगर उसको बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको एटलीस्ट ये है कि आप को जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है फ्यूचर में, ठीक है। तो आप तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। टाइम पे मैं भी ऑडियो के फॉर्म में आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, और साथ में और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।